मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, ये बार बार मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जनाब स्पीकर, नाम लूं तो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहां पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। अगर इन दागदार लोगों से कमाई का हिसाब हम ना ले सके, इन दागदार लोगों से पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस ना ले सके, तो मैं ये समझता हूं तहरीके इंसाफ का हक ही नहीं है वो हुकूमत करे। स्पीकर साहब, जो आपने मेयार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और साद रफीक के लिए रखा है, आप वही मेयार इस काबीना पर लगाएं। अगर 70% काबीना के मेंबर अंदर ना होंगे तो मैं जिम्मेदार हूं। हमारी हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए, पिछली हुकूमत का भी होना चाहिए, हमसे शुरू कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एहतसाब इंतकाम में बदल जाए या जमहूरियत को दबाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर जमहूरियत भी खतरे में होती है और पार्लियामान का जो सुप्रीमेसी है वो भी खतरे में होती है। अगर आप एहतसाब चाहते हैं, इस हाउस का हर मेंबर बताए कि जब सियासत में आया था उसके पास क्या है और आज उसके पास क्या है। इस वक्त जो रविश चली हुई है वो तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी फ्रंट बेंच और फिर पीछे वाली बेंचेस एक एक करके वो सबके सब इसकी जद में आ रहे हैं। या तो अब अगले सेशंस जो हैं वो आपको अडयाला जेल में करने पड़ेंगे ताकि जो है मेंबरान इसका हिस्सा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपोजिशन जमातें हुकूमती कारकर्दगी को निशाना बनाती हैं, लेकिन यहाँ अपोजिशन जमातें खुद नैब का निशाना बनी हुई हैं, एहतसाब का निशाना बनी हुई हैं, बल्कि पूरी तरह निशाने पर हैं। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बड़ी थोड़ी सी अक्सरियत के साथ वजूद में आई, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बड़े इत्मीनान में है और उनको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों की क़यादतें इस वक्त एहतसाब की जद में हैं और पूरी तरह फंसी हुई हैं। मिसाल के तौर पे एक और प्रेस रिलीज है यहाँ मेरे पास मौजूद जो नैब ने जारी की है। ये प्रेस रिलीज है पार्क लेन स्टेट कंपनी के बारे में, और इसने SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक इस कंपनी के 50% शेयर होल्डर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अब ये जो MS पार्क लेन स्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने पंजाब के महकमा जंगलात की, ये इस्लामाबाद में 118 कनाल 14 मरले की जमीन के ऊपर कब्जा किया, और इसमें इनकी मदद की CDA ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और दीगर कुछ और अफसरान ने। इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई और पता चला कि ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया है, उनके अंदर जालसाजी की गई है, बल्कि धोखाधड़ी से यह जमीन इस कंपनी के नाम लगाई गई है। इस कंपनी के 50% शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू नैब प्रेस रिलीज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उन्होंने अब इनको तलब कर लिया है, 9 तारीख को नोटिस भेजा है, कल पेश होना है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अब अगर इस तरह के केसेस होंगे तो नैब तो बुलाएगा, और अगर ऐसे केसेस में मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी तो उन गिरफ्तारियों के बाद ऐवान अगर खाली होता है तो वो तो कानून का हिस्सा है बज़ाहिर जो नजर आ रहा है। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि एहतसाब सिर्फ हमारा हो रहा है, हमारे बेंचों से लोग गायब हो रहे हैं, हुकूमती बेंचों पे तादाद उतनी की उतनी है, हालांकि वहां पे भी करप्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बेंच भरे हुए हैं, उनके लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा। ये एतराज कर रहे हैं अपोजिशन वाले। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का मुकाबला कौन करेगा? वो नून लीग करेगी जिनके अपने लोग फंसे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी करेगी जिनकी अपनी क़यादत फंसी हुई है, वो तो NRO मांग रहे हैं। आज मुराद सईद ने कहा कि 7 लोग मेरे पास अब तक आ चुके हैं NRO मांगने के लिए। ये तो मुराद सईद हैं जिनके नून लीग और पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। मेरे आज जो मेहमान होंगे प्रोग्राम में, उनके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है दोनों पार्टी से, पता नहीं उनसे 700 लोगों ने NRO मांगा होगा, लेकिन मुराद सईद ने कहा कि 7 लोगों ने मांगा और कहा नाम लूं, धमकी दी। अब
अपोजिशन की तो मजबूरी है, वो बेचारे फंसे हुए हैं, एनआरओ मांग सकते हैं, ऑब्वियस है, पहले ऑन एयर मांगते रहे हैं, अब अगर छुप छुप के मांगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वो बताते नहीं, चोर को छुपा रहे हैं या चोरी को छुपा रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है, उनमें हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अफजल साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद होंगे। नादिर कबूल साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और कराची से मौजूद है, जबकि हमारे साथ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब बतौर तजिया कार यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नदीम अफजल चंद साहब, सर से लेकर पांव तक फंसी हुई एक पार्टी, वो एनआरओ मांगे, ऑब्वियस है, नजर आता है कि चलो हाथ थोड़ा रखो, उनको नजर भी आ रहा है कि आपकी जमात का एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब उनकी जमात का हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में उनको लगता है कि एनआरओ ही मांग लो। अगर वो मांगते हैं तो आप क्यों नहीं बताते, नाम क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, मैं सच्ची बात है, अब एनआरओ की जो बात हो रही है तो ये तो मुराद सईद साहब बेहतर बता सकते हैं कि किसने उनसे मांगा। आपके पास नहीं आया कोई? मेरे पास तो कोई नहीं। क्यों नहीं? मुराद से बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके पीपल्स पार्टी के साथ हैं, PMLN के साथ। देखिए बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस तरह एनआरओ मांगने से मिलता भी नहीं है और एनआरओ का ये तरीक़ाकार भी नहीं है। और अगर किसी ने मांगा भी है गवर्नमेंट लेवल पे, नैब लेवल पे या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे, तो वो मेरे ख्याल में वज़रा से या मेरे से नहीं पूछेंगे। हकीकत तो ये है। मुराद सईद का स्टेटमेंट में आपको कोई मुझे तो वो उसकी असम्बली की स्पीच है, मेरी उससे डिस्कशन नहीं हुई। मैं अभी आ रहा था तो मैंने उसको फ़ोन किया, लेकिन मैं आज पंजाब असम्बली में तो गया। क्या कहा? मैं पंजाब, आप बता दें मुझे कि मुराद सईद ने आपको नहीं, क्या मेरी बताया? बात नहीं हो सकी। अच्छा, मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ये एनआरओ ये चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क में अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो अदल के साथ, जो लोगों को अदल नज़र आए होता हुआ। सब वो तो सब कह रहे हैं ना, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे एनआरओ, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं, देखिए आपके वज़रा कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं, में तो वजन है, इसलिए वजन है। आपको नहीं लगता कि आपके प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए कौन मांग रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पहले कोशिश करते रहे कुछ कंसर्न क्वार्टर के साथ उनकी डील हो जाए और उनको पंजाब मिल जाए कम अज़ कम, तो वो नहीं मिल सका। फिर चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मिलकर जिस तरह वो उनकी कोशिश रही है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात उन्होंने रखे हैं और जुडिशरी के साथ, मीडिया के साथ, जो इस मुल्क के पावर क्वार्टर्स हैं ना, पावरफुल क्वार्टर्स, उन सब के साथ साथ। तो अब क्योंकि वो हालात नहीं रहे, अब थोड़ा सा पाकिस्तान चेंज हो गया है। ये तारीख बताएगी कि अच्छा चेंज हुआ है या बुरा चेंज हुआ है, ये आप और मैं आज बैठ के फैसला। तारीख का एक सफा भी तो लिखा जा रहा है ना, रोजाना लिखा जा रहा है, ये हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान, ये माननी पड़ेगी, हकीकत है कि पाकिस्तान आज चेंज हो गया। बड़े बड़े तगड़े लोग जो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमने भी कभी अपोजिशन में जाना है, वो इस वजह से, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आज पंजाब असम्बली में गया तो अपोजिशन मेंबरान प्रोडक्शन आर्डर के लिए डिप्टी स्पीकर के पास बैठे हुए थे, तो मैं भी चला गया। तो डिप्टी स्पीकर ने उनको एक कागज़ दिया, मैं उस ऑफिस से, वो मैं भी उठा के ले आया, एक फोटो कापी का। अच्छा, कि पिछले अदवार में प्रोडक्शन आर्डर मांगे गए मुख्तलिफ अदवार में। अच्छा, तीनों प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली के अलावा वाहिद पंजाब असम्बली है जिसमें ये कानूनी मौजूद नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन आर्डर हो ही नहीं सकते। ये मौलाना आजम तारिक का नाम है, इसमें आगे से अशरफ सोना का नाम है, ये रिजेक्टेड हुए हैं। ये स्पीकर मुने सिलाई का नाम है, सिलाई के, वो उस वक्त एडवोकेट जनरल से मशवरा लिया गया। ठीक है। और मैंने प्रोविंशियल असम्बली के अफसरान से पूछा कि आपने आज तक ये रूल्स क्यों नहीं बनाए? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत दफ़ा समरी भेजी, राना सनाउल्लाह साहब टर्न डाउन कर देते थे समरी कि यार कोई नहीं जरूरत प्रोडक्शन आर्डर किसी को। तो आज अंदर से बैठ के सलमान रफीक ने जिसको बददुआएं देनी है वो राना साहब को दें। देखें ना, इनके डेमोक्रेटिक माइंड देखें। ये मैं आज लकीली, मुझे नहीं पता था उस वक्त, मैंने कहा चलो मैं कागज में आपके शो में ले जाऊंगा एक कागज। तो वो तो कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं आएंगे तो आज डिप्टी स्पीकर मजारी साहब बैठे थे, वो चाहते भी थे कि मैं प्रोडक्शन आर्डर जारी करूं सलमान रफीक साहब का, कानूनी मौजूद नहीं, रूल्स ही मौजूद नहीं है। ये तो मजाक है। राणा अफजल साहब और निकाल के लाए असेंबली में सलमान रफीक को, आप कह रहे हैं ईवान नहीं चलने देंगे। ईवान तो चलना पड़ेगा, ये तो कानूनी आपने पास नहीं होने दिया। 10 साल इनकी हुकूमत रही है, इससे पहले भी इनकी हुकूमत रही है। पंजाब असम्बली में देखे ना कितने टर्नओवर स्पीकर इनका रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मेंबर या जेल होते थे
या दूसरी पार्टी को होते थे, इन्होंने ये जेल के लिए सियासत की नहीं इन्होंने आज तक। ये हालात पेश नजर नहीं थे। इनका ख्वाहिश थी कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात ठीक रहेंगे, जस्टिस कयूम टाइप जज हमेशा में मिलता रहेगा, मीडिया वही पुराना चंद अखबार जब होते थे 2-3 सीनियर साफी होते थे। इनको नहीं पता था कि 500 नया साफी इस मार्केट में आ जाएगा, सोशल मीडिया नामी एक बीमारी आ जाएगी और कोर्ट भी इतनी आजाद हो सकती है और ये पेपर भी आ जाएगा और ये पेपर फिर रिकॉर्ड से निकलना पड़ेगा। ये इनका अपना पेपर इनके दौर के। अब राणा मोहम्मद अफजल साहब, आदम तारिक साहब को, मुन्ना सलाई साहब को और उससे पहले बीच में अशरफ सोना साहब, इनको नहीं मिली। अब अशरफ सोना पीपल्स पार्टी से थे, आदम तारिक अलग एक, और मुन्ना सलाई जो है वो उनका ताल्लुक था काफ लीग से। अब आप मुझे ये बताइए कि कानून तो आपने पास नहीं किया, वो कैसे सलमान रफीक को लाए असेंबली में? जहां कानून है वहां हो गया। चंद साहब को यह भी याद होगा कि हमारे ही स्पीकर हुआ करते थे परवेज इलाही साहब। जी जी, हमारी सारी सियासी जमातों की तो गलतियां हुई हैं। जमात आपकी थी, हुकूमत तो आपकी जमात की थी ना। बिल्कुल ठीक है, पिछले 10 साल की बात हो रही है। लेकिन आप राणा साहब बड़े, आप माशाल्लाह इतने सुलझे हुए आदमी, अपनी गलती तो आज मान लें कि डेमोक्रेटिक गलती आपने, जमहूरियत भी होती है। इस्तेमाल किया है कि मैं एडमिट करता हूं कि हमारी गलतियां हैं और हमारे स्पीकर परवेज इलाही साहब होते थे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कानून 10 साल पास नहीं किया, ये आपकी एक जमहूरी गलती है जो गैर जमहूरी सोच इसी तरह नैब के ऊपर और ये गैर जमहूरी सोच 18वीं तरमीम में सीओडी के तहत जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इनके साथ साइन किया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन आपके 5 साल में पीपल्स पार्टी के 5 साल में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहा गया था बनाओ। आसमा जहांगीर साहबा इसके ऊपर पीटती रही कि बनाओ आगे चले, मामलात आगे चले, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जज थे। मैं राणा साहब एक मिनट वाइंड अप करूं फिर आप जाएगा। ठीक है, आप मुकम्मल करें राणा साहब जवाब। राणा साहब तफसीली जवाब आपसे। जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे जज, जब जुडिशरी आपके पंजाब लेवल पे आपके हाथ में थी, जब सैफुर रहमान से लेकर उसके बाद जब एहतसाब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आपने अपने मुकर्रर किए, उस वक्त आपको ना अमेंडमेंट याद आई ना रिफॉर्म्स याद आई। मैं कहता हूं उस वक्त भी होनी चाहिए थी और आज भी बंदा ही कभी गिरफ्तार आज भी जरूरत है। मैं लॉजिकली समझता हूं कि 9 रोजा रिमांड कोई लॉजिक नहीं है। मैं आज भी कहता हूं अब आपकी हुकूमत है यहाँ पे, आप ये बिल अगर ये आता है असेंबली में कानून तो आप पास कर दो। आप भी गवर्नमेंट को खाली नारे लगाने की बजाय कोई इनिशिएटिव ले। चले ठीक है, राणा अफजल साहब लाएं, रिफॉर्म्स करें। राणा अफजल साहब ये आपका नेशनल एजेंडा। राणा अफजल साहब आपका गैर जमहूरी रवैया आज आपके आगे दीवार बन के खड़ा है। पंजाब असेंबली में प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं आ सकते, नैब का वही कानून जिसको आपने तब्दील नहीं किया 10 साल, बदनीयती थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, साफ नजर आ रहा था, हम बार बार पूछते थे, तो वही चीजें आपके सामने आके खड़ी हैं, तो इल्जाम किसी और पे क्यों? देखिए, इल्जाम इस चीज का आज मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो भुगत रहे हैं, हम भागे नहीं हैं नैब के केसेस से और हमारी ये गलती है कि इसको अमेंडमेंट नहीं की। लेकिन एहतसाब से तो भागने की तो कोई बात नहीं कर रहा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। तरीकाकार के ऊपर हमें एतराज है और जस्टिस जो होती है सर बड़े अच्छे तरीके का एहतसाब हो रहा है आपके साथ। तरीकाकार आप पीपल्स पार्टी से पूछें पहले कि तरीकाकार एहतसाब का क्या होता था। ज़ियाउल हक से ले लेना, कोड़े सबके साथ बराबरी का सलूक। ज़ियाउल हक वो जो माशाल्लाह के दौर है वो अपनी जगह अपनी मुंह बोलती तस्वीरें हैं, जैसे आज इनको हमजा शहबाज को जहाज से उतार दिया। अगर मैं बात कर सकूं तो 1999 की बगावत के बाद मैं भी मुल्क से बाहर जा रहा था किसी काम के लिए, एक सेकंड लेफ्टिनेंट आया जहाज की फ्लाइट के अंदर, वो और सिग्नल का था एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने पंजाब असेंबली के लोग बिठाए हुए थे और वो बताते थे कि ये फलां बंदा अब असेंबली का मेंबर है। 1999 में मुझे भी जहाज से उतार लिया। मैं जब बाहर आया तो मैंने कहा मुझे दिखाओ ECL में नाम कहाँ है, तो कोई नाम नहीं था। तो फिर मैंने कहा मुझे मार्शल्ला था ना सर, नहीं करना। मार्शल्ला में तो यही होता है सर, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? वापस आ रहे हैं, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? हम तो आपके डेमोक्रेटिक दौर की अदवार की बात कर रहे हैं, मार्शल्ला की तो बात नहीं हो रही। नादिर कबूल आज भी वही हाल है, आज भी वही हाल है। अगर मार्शल्ला के दिनों में मुझे जहाज से उतारा गया और कोई केस नहीं बनाया, आज सलमान हमजा शहबाज को सर वो एक लिस्ट है, उसके अंदर उनका नाम था, हमजा शहबाज साहब का एक लिस्ट में नाम मौजूद है जिस बिना पे उनको उतारा गया, क्लैरिफिकेशन है।
अब देखिए वो जो भाग सकते हैं वो तो भाग गए, जो नहीं भाग सकते और चले नादिर कबूल साहब, अब चलें इस पे पहले रोशनी डालते हैं आप। सलमान शहबाज गए वापस नहीं आए, अली इमरान गए वापस नहीं आए, हुसैन नवाज गए वापस नहीं आए, हसन नवाज गए वापस नहीं आए, इसहाक डार गए वापस नहीं आए, हमजा शहबाज को जाने देना चाहिए था। नादिर कबूल साहब तो रहते ही वहां है। नादिर कबूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी मैं आपके शो से पहले ही एक शो पे बैठा हुआ था, वहाँ पे पीटीआई के एक एमएनए चौधरी साहब एक हैं, वो बैठे हुए थे। उन्होंने तो खुले अल्फाज में मजम्मत की कि जी और डिस्क्लोज किया कि शीरी मज़ारी साहिबा ने तो ये क्लेम किया है कि हमजा शहबाज का नाम ईसीएल पे नहीं था। ईसीएल में नहीं है, नाम नहीं, एक और लिस्ट है उसमें नाम है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो उनको बता दें ब्लैक लिस्ट में भी नहीं, एक और लिस्ट बैठे थे, उन्होंने मजम्मत की। वो उसका कोई टेक्निकल उसका टर्मिनोलॉजी है, लॉयर से वो बताकर गए हमें। जी प्लीज नादिर साहब। नहीं, ये कौन सी लिस्ट है? क्या ईसीएल का मैंने सुना है, ये तो कोई नई लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मगर उस पीटीआई के मैंने मजम्मत की कि उनको नहीं रोकना चाहिए था, उनको बाहर जाने देना चाहिए था। और अभी पूरे मुल्क के सामने ये बात क्लियर हो गई है कि पीटीआई का एक खोखला नारा था, दो नहीं एक पाकिस्तान, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। इनके हर दावे हर वादे की तरह ये भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि जहां पे इनके जुल्फी बुखारी साहब है जो कि एक एक्चुअली फॉरेनर है, उनका नाम ईसीएल में होने के बावजूद हटाया गया ईसीएल से। मगर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर लीडरशिप हो जाए या अगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो जाए, उनका नाम ज़बरदस्ती ईसीएल में डाला जाता है और अकाउंटेबिलिटी के बहाने से उनका विक्टिमाइजेशन उनके साथ हो रही है, उनको सिंगल आउट किया जा रहा है। इनके जो लीडर्स हैं दे आर प्रूवन इनोसेंट unless they're proven guilty first। हमारे लिए उल्टा हिसाब है, we're all guilty until proven innocent। ये किस किस्म का दो कानून है पाकिस्तान के अंदर, दो मायार आपने क्रिएट किया गया है। और मुराद सईद की जो आपने बात शुरू की अपने इंटरव्यू में, मुराद सईद तो कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, जितना छोटा है उतनी बड़ी बड़ी ये छोड़ते हैं। ये इलेक्शन से पहले इनकी एक तकरीर बड़ी मशहूर हुई थी जहाँ पे ये कहते थे कि जी, पश्तो एक्सेंट अब मुझे आता नहीं है, मैं ट्राई करूँगा, कि जी जिस दिन पीटीआई हुकूमत में आ जाएगी उसी के अगले दिन हम 200 अरब वापस लेकर आ जाएंगे। ओ भाई, कहाँ गए ये 200 अरब रुपए? आप लोग तो कशकोल लेकर फिर रहे हैं, डैम के लिए भी चंदा जमा कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। अगर हमारे खिलाफ आपको अकाउंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो रेडी वाले के अकाउंट्स हो या फ्रूट वाले के अकाउंट्स हो, तो आप प्रूफ करें कि जी हमारे खिलाफ है। प्रूफ करने से पहले हमारी लीडरशिप को आप क्यों इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उनको कोर्ट्स भेज रहे हैं? आपकी अलीमा खान साहिबा जो कि आपके लीडर की बहन है, इनके खिलाफ अगर प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होती है तो इनको एक एनआरओ इनको दिया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जनरल साहब, एक सेकंड नादिर, मैं इस पे आऊंगा, इस पे हमें बात करनी है नादिर भी। लेकिन जनरल साहब, मुराद सईद कहते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। क्या मुराद सईद की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये भी बताएं कि कौन मांग रहा है? चोर और चोरी को छुपाना क्या हुकूमत को जेब देता है? देखिए, तो वो भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना चोर है या चोरी है। मैं समझता हूँ अगर आप छुपा रहे हैं इनको तो भी इतना बड़ा जुर्म। लेकिन मैं एक से हटकर एक ही बात करना चाहता हूँ। आज के दौर में जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ कर लिया बिकॉज ही वाज द वन मैन हु मेक्स द डिसीजन। अब यहाँ पे क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये कहने को तैयार है कि ठीक है, जो मुल्क को लूट के ले गए उनको माफ़ किया, वापस आ जाए, सारा कुछ है? क्या हुकूमत इमरान खान साहब ये कहने को तैयार हैं? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी अपोजिशन पार्टी बैठे हुए हैं, ये अभी राणा साहब बैठे हुए हैं, गबोल साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर उनको ये पता चल जाए कि इनकी लीडरशिप जो भी है इनकी पार्टी में से ये कन्फर्म्ड है इसने कि भाई गलत पैसे बनाए, क्या इसको ये रिकमेंड करेंगे, उसको छोड़ दिया जाए उसको सारा कुछ है? देखिए, आप बात हम क्या कर रहे हैं, जो तरीकाकार है उसके बारे में फैसला इन्होंने ही कर रहे हैं ना, यही लॉ मेकर्स हैं हमारे। नहीं, लेकिन एनआरओ मांग रहे हैं, ये पहले तो ऑन एयर सामने आकर ये बात करते थे कि इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे, हम चाहते हैं कि एक मुआहदा हो जाए, हम चाहते हैं सब मिल बैठें, स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं। उन लोगों को भी सियासत में और इन मामलात में लेकर आ रहे थे जिनका इसमें काम नहीं है। ये आइडियाज दिए जा रहे थे और इनको वेलकम नवाज शरीफ साहब कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब बाकायदा कह रहे थे कि इदारों से उलझने की पॉलिसी गलत है, अपनी ही पार्टी पर तनकीद कर रहे थे। हमें नजर आ रहा था कि वो एनआरओ की बात कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में, लेकिन अब जो है वो साफ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी और ये भी कि छुप छुप के मांगते हैं। तो इनको नहीं बताना चाहिए? इनको बताना, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने पहले दिन स्टार्ट मैंने इसे किया था कि अगर किसी ने ये बात की है, हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से बात की, किसी और से बात की है और वो इसको छुपा रहे हैं, इसको सामने नहीं लेके आ रहे, मैं समझता हूँ वो भी इस जुर्म में शरीक हैं। क्योंकि आप तो सर एनआरओ दे कैसे सकते हैं? वो ऐसे दे सकते हैं कि फंड्स कम कर दें, हुकूमतें अटकाना शुरू कर दे, जैसे माजी में हुकूमतें इदारों को काम करने नहीं देती थी।
ना काम करने दें, ये कभी भी साबित नहीं होगा कि मुजरिम है। देखिए ऑलरेडी जो आपके इदारों की कैपेसिटी है नैब की है, नैब के ऊपर लॉ का भी इख्तलाफात कर सकते हैं, उसके ऊपर उसके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो भी इन्होंने ठीक करना था, नहीं किया 10 सालों में। उसकी जो इस्तादेकार है या उसकी कैपेसिटी है, जिसे काम करने का है, उससे कौन जिम्मेदार है? वो हम लोग की जिम्मेदार है ना, जिन लोगों ने उनको मैन पावर प्रोवाइड करनी है, ये जिन लोगों को लेके आना है उनको, या उनको ट्रेन करना है। अगर FIA को हमने आज तक इस्तेमाल सही नहीं किया जो उसका काम है, और आज हम समझते हैं कि FIA काम नहीं कर रही पूरी तरीके से, तो भी हमारा कसूर है अपना। ये तो यही तरीका ना NRO देने का कि आप उनको काम ना करने, तो उनको ट्रेन ना करें, ये तो ऑलरेडी काफी हद तक आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हुकूमत चाहे तो ये वाला NRO दे सकती है, हुकूमत चाहे तो फिर ये आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? बात तो ठीक है, अगर NRO देना चाहे तो इदारों को इस तरीके से प्ले कर सकती है, इदारों के साथ कि वो मामला। लेकिन एक चीज, नैब जो है बज़ाहिर इस वक्त तमाम करप्ट लोगों की आखिरी उम्मीद है कि ये हमें क्लीन चिट देगा, ऐसा लगता है। इस वक्त जो केसेस हम देख रहे हैं, जहां प्रोसीडिंग होती है, जो इनके प्रोसिक्यूटर्स की और इनकी जो दुर्गत बनती है अदालतों में, ब्रेक वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन जी। मैं राणा साहब एक छोटी सी चीज का जवाब दे दें। वो NRO जो हम ये समझे अब मुराद सईद के बयान से, जो कल तक आप मांग लेते थे, आज छुप छुप के मांग रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये 7 लोग कह रहे हैं, एक शख्स भी हमारी पार्टी में मुराद सईद को प्राइवेटली मिलना पसंद नहीं करेगा। वो तो चलता फिरता स्कैंडल खुद है। तो मैं हमारी नहीं सर, तो कोई शख्स, वो मिनिस्टर है सर, जबरदस्त काबिल एहतराम शख्सियत हैं, और उन्होंने एक क्लेम किया है। जिनके लिए हैं उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। और वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने 200 कभी 200 अरब डॉलर की बात करते हैं, कभी उनका रवैया जो है वो अपनी जगह पे है। मैं समझता हूं कि अगर मैं उनसे जाके मिलूंगा तो मेरी पार्टी मुझ पे शक करेगी कि मैं क्यों मिला हूं, कौन उनसे। और दूसरी बात जो है, सर आपकी पार्टी में क्रेडिबिलिटी इतनी है? मेरा ख्याल है आपको मुराद सईद की तो ठीक है, मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। अच्छा चले, तो मेरी क्रेडिबिलिटी, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो सर NRO वाला क्या चक्कर है सर, वो बता देना आप, कौन छुप छुप? मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी से कोई शख्स जो है उनको जाके मिलेगा, तो ये फिर पीपल्स पार्टी पे डाल दें। अच्छी बात ये कि ये NRO दे कैसे सकते हैं? अगर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर से कोई पावर ड्रॉ कर रहे हैं तो जनरल साहब से पूछ लें। हमारे सर वो वैसे ही दे सकते हैं जैसे मैंने भी समझाया, ये वैसे NRO दे सकते हैं जैसे आपने पीपल्स पार्टी को दिया और पीपल्स पार्टी ने आपको दिया। इदारों को कमजोर किया, इदारों को काम नहीं करने दिया, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं करने दी, प्रोसिक्यूशन के रास्ते में रोड़े अटकाए, और दोनों को फायदा हुआ। आपने जिस आसिफ अली जरदारी को सारी जिंदगी करप्ट कहा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा आपने, और जिस आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको करप्ट कहा, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सर देखिए, बयानबाजी, पॉलिटिकल लोग बयानबाजी करते हैं, प्रैक्टिकली कोई ऐसी बात नहीं होती। अभी आप देख लें कि ये कहते हैं कि हम NRO, जब वो सवाल पूछ रहे थे इमरान खान से कि आप कौन सी पावर से NRO देंगे, कहते हैं ये हाई कोर्ट तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब बाकियों को वो कह सकते हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं है, हमें तो नहीं समझ आती। फिर पूछ लें आप कि कहां से पावर। ठीक है, चले ये नुक्ता अभी एक और एंगल से नदीम अफजल चंद साहब बात कर रहे थे, जनरल साहब भी कर रहे थे। चंद साहब, जो माहौल बन रहा है ना, उसमें तो एक मियां नवाज शरीफ साहब की दोबारा गिरफ्तारी की खबरें आ रही, एक खबर। दूसरी, आसिफ अली जरदारी साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, दूसरी खबर। तो फिर सोनिया वजन गलियां तो मिर्जा यार, फिर ये कौन सी सियासत होगी? मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता कि सारी क़यादत भी अंदर चली जाए तो सियासत को वन साइडेड होती है। सियासत अपने राह खुद बनाती है और लोग वैक्यूम फिल हो जाते हैं, और कुछ शख्सियात के मरूने मिन्नत सियासत कभी नहीं रही। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद भी लोगों ने सियासत की, फिर ज़िया-उल-हक बेताज बादशाह था, फिर उसके बाद भी सियासत हुई, फिर मियाँ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद भी सियासत हुई, और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद भी सियासत अब भी हो रही है। वो असम्बली में नहीं है या डिस्क्वालीफाई हो गए तब भी हो रही है। ये कोई चीज़ मानी नहीं रखती। असल चीज़ यह है कि हमने सिस्टम को कैसे बेहतर करना है आने वाली नस्लों के लिए, हमने इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है। कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं रहेगा ना खान साहब के लिए? देखिए, थ्रेट मैं समझता हूँ खान साहब के लिए क्या थ्रेट होगा। अगर थ्रेट होगा तो सिस्टम के लिए थ्रेट होगा। सिस्टम में फिर अकेले खान साहब तो नहीं है ना, उसमें तो पूरी सियासत है। थ्रेट होगी तो अकेले इमरान खान के लिए नहीं होगी, थ्रेट फिर सारे डेमोक्रेटिक लोगों के लिए होगी, पॉलिटिकल वर्कर के लिए होगी, पॉलिटिकल क्लास के लिए, और सारी सियासी जमातों के लिए थ्रेट होगी। ये कोई ना सोचे कि अकेले इमरान के लिए थ्रेट है। ये कोई अगर इस गलतफहमी है तो वो निकल जाए इससे। थ्रेट होगी तो फिर सिस्टम को थ्रेट होगी, और वो थ्रेट होती है। पहले भी जो अपोजिशन में जमातें होती हैं वो किसी के इशारे पे लॉन्ग मार्च करती हैं या किसी के इशारे पे आते हैं लोग। फिर गोजरावाला में भी लॉन्ग मार्च ख़त्म हम होते हमने देखे हैं, IGI बनती भी हमने देखी है। इस मुल्क में बड़ा बड़ा कुछ हुआ है।
तो देखिए ये इस तारीख से हमें निकलना होगा। अब सिस्टम को आपने चलाना है। यहाँ तो आप कहें कि मैं नदीम अफजल वज़ीर आज़म रहेगा तो सिस्टम चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो अब और इमरान खान क्यों आ गया? चंद बंदे गिरफ्तार होने चाहिए। आप देखिए जो वो कह रहे हैं हमारे बेंचों के, राना साहब मैं और बात वो कह रहे हैं हमारे बेंच से रोज एक बंदा गायब होता है। मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता बेंच जो है भरे हुए। देखें जो भी पीटीआई का बंदा जिसके ऊपर केस होंगे वो जाएगा, एक तो वो कैबिनेट में नहीं रहेगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। कोई हुकूमती योद्धा उसके पास है तो वो इससे पहले कि वो अदालत उसको डिक्लेयर कोई जुर्म साबित हो, उससे पहले भी वो अदालत में क्लियर हो के आएगा। ये बाबर अवान साहब की मिसाल आपके सामने, आजम सवाती साहब के सामने, और अभी जो आएंगे जब जिनको आए हुए हैं तो जाएंगे वो लोग जाएंगे। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरे ऊपर भी केस होगा तो मैं भी जाऊँगा, ठीक है। तो ये गलतफहमी में ना रहे। हाँ देखिए एतराज़ात हो सकते हैं, जिसके ऊपर भी आज तक करप्शन के इल्ज़ामात हुए हैं, रौला हर एक ने डाला है कि भाई मर गया हमारे साथ ज्यादती होगी। ज्यादतियां होती भी नहीं है इस मुल्क में लोगों के साथ, ये भी एक हकीकत अभी नहीं हो रही हकीकत है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक के साथ फेयर हो रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूं, कई लोगों के शायद हो सकता है ज्यादती भी हो रही हो, लेकिन ये कहना सिस्टम में क्यों खराबियां हैं, इमरान भाई सिस्टम में खराबियां मौजूद हैं, हमारे जुडिशियल सिस्टम में मौजूद है, हमारे प्रोसिक्यूशन में खामियां मौजूद हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम में खामियां मौजूद है। तो सर अमेंडमेंट कैसे करेंगे? वो जिन दो पार्टियों को पकड़ के दीवार के साथ लगाया हुआ है उनके साथ मिलकर कैसे? आप वो सिस्टम का आप कहें कि सिस्टम में इमरान खान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। भाई इमरान खान ने नैब लॉ नहीं बनाया, ये जुडिशियल सिस्टम इमरान खान की पैदावार नहीं है। अगर ठीक करना है तो मदद चाहिए पीपल्स पार्टी और नून लीग। जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है ना आपका, उसमें आगे पीछे मसला बनता रहेगा आपको, और ये सब पार्टीज को पता था। मियां नवाशी साहब का अगले दिन बयान आया था कि हम तो इसको भुगत रहे हैं ना, अब इसको हम तब्दील नहीं होने देंगे, अगले वाले भी भुगते। ये एटीट्यूड हम लोगों का। अगर आप ठीक नहीं करेंगे, इसमें से निकलना नहीं है, ये मसाइल आपके से फंसे रहेंगे। देखिए हमारी डिस्कशन से या इन केसेस से या आज के दौर में जिस दौर से आज पाकिस्तान गुजर रहा है, देखिए मेरी पॉलिटिकल मैं हल्फन आप कहता हूँ, मैं जा रहा था अमेरिका कनाडा में गया एयरपोर्ट पे, तो जो इमिग्रेशन वाला था वो मुझे कहता है योर लीडर ऑफ द अपोजिशन करप्ट, योर प्राइम मिनिस्टर हाउस इलीगल डिक्लेयर्ड। ये वो इमिग्रेशन वाला मेरे कहता है। मैं अब भाई शहबाज शरीफ इस मुल्क में तो शायद नून लीग का सदर होगा, बाहर जाऊं तो मेरी क्लास से है, मेरे पॉलिटिकल वो एक लीडर है, तो मेरी इंसल्ट नहीं होगी। सिस्टम बेहतरी करनी पड़ेगी। नादिर कपूर साहब, बकौल पीएमएलएन के पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्ट शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब थे, माफ कीजिएगा लेकिन पीएमएलएन ये कहती रही है, और बकौल पीपल्स पार्टी के शरीफ खान से ज्यादा इस मुल्क को किसी ने नहीं लूटा। अगर आप दोनों ही फंस गए हैं तो या आप लोग उस वक्त सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हैं, इसको तो क्लियर करें ना। आज आप लोग कहते हैं ज्यादती आप लोगों के साथ हो रही है, सारी जिंदगी आप हमें ये बताते रहे हैं कि दोनों ही करप्ट हैं। देखिए जी, माजी में हम बिल्कुल ये कहते रहते थे एक दूसरे के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए थे हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए हमने भी किए होंगे, मगर इस वक्त तो दोनों पार्टी मुतफ़िका तौर पे सवाल उठा रही है कि भाई आप दोगला मयार क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आप ये कर रहे हैं दोनों के साथ ही हो रहा है नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो दोनों के साथ ही हो रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है हमसे जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों अपोजिशन में है, तो अपोजिशन के ऊपर ये विक्टिमाइजेशन हो रही है एंड ये एक बहुत गलत पैगाम जा रहा है दुनिया को। जिस तरह मेरे सीनियर चंद साहब फरमा रहे थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो प्रोटोकॉल है इट्स द सेम एज अ प्राइम मिनिस्टर। जो आप प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर को देते हैं वही लीडर ऑफ द अपोजिशन को देना चाहिए, मगर आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को सलाखों के पीछे फेंक दिया है। एट द सेम टाइम एक मामूली पंजाब का मिनिस्टर अलीम खान जैसा, सॉरी टू से वो भी मेरे बड़े हैं, मगर सॉरी टू से ही इज जस्ट अ स्मॉल मिनिस्टर इन द पंजाब कैबिनेट, के ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन का केस है, नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो क्या मॉरल ग्राउंड्स है जिसके तहत उनको आपने ओथ उठाने भी दिया? इमरान खान साहब के लिए कह रहे थे, चंद साहब कह रहे थे कि उन्होंने ज्यादती नहीं किए, मैं कहता हूं उन्होंने ही ज्यादती की है। पीटीआई की लीडर वही है ना। वैलिड पॉइंट है वैसे, ये पॉइंट वैलिड है। शफाफ वो जब पंजाब का कंपैरिजन आपके वज़रा का अपने वज़ीर आला से करते हैं, तो फिर तो उनके साबिक वज़ीर आला का आपके वज़रा से कंपैरिजन करें तो पॉइंट तो उनका वैलिड है सर। बंदा आपका कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा सर, ये क्या है? अजीब इत्तेफाक है, सारे उधर से पकड़े जा रहे हैं। अब मैं देखिए, अब ये कहें कि उधर से 4 पकड़े हैं तो उधर से भी 4 पकड़े, नहीं ऐसा एक तो पकड़े, एक तो देखिए मैं और पॉइंट से बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, अच्छा आप कौन सा वाला पकड़े? मेरे भाई, जो बात मेरे भाइयों को करनी चाहिए थी वो मैं कर रहा हूँ, ठीक, कि विक्टिम ऑफ सिस्टम हम सारे लोग हैं।
खा कोई बाहर के अंदर है, खा कोई बाहर बैठा है। एज ए पॉलिटिकल क्लास हम सारे विक्टिम। तो सिस्टम बदलने में ये आपकी मदद करेंगे? पाकिस्तानी शहरी वो तो कह रहे हैं कि नहीं भुगतो। मैं अपने भाइयों से ये कह रहा हूँ कि खुदा रहा इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, सिर्फ लीडरान को बचाने के लिए, या अभी भी टाइम है हमारे पास। सर आप लेजिस्लेशन, आपको ये लगता रिफॉर्म्स, आपको ये लगता है जुडिशियल सिस्टम में इस रिफॉर्म्स में आम आदमी के लिए, देखें आम आदमी तो आप नहीं, एक मिनट, आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सजा हो रही है, इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं, जरदारी साहब अंदर हो रहे हैं और वो सिस्टम बदलने में आपकी मदद भी करें? इस मुल्क में पटवारी भी गिरफ्तार होते रहे, थानेदार भी होते रहे, सियासी लोग भी होते रहे, लोग कोड़े भी लगते रहे, मीडिया मालकान मैंने जलील ख्वार होते भी देखे हैं, कई अरबपति बनते भी देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े बेचारे जलील और ख्वार होकर इस मुल्क से मार के चले गए। आज हम खुद काबू आए हैं तो हमें ये सिस्टम भी अच्छा बुरा तैयार होने लग गया है। वो भी ऊपर वाली क्लास को, गबोल साहब या मेरी या राना अफजल की जो क्लास है, हम तो हैं प्यादे सियासत के, आम मोरे हैं ना, ठीक है। अब टॉप की लीडरशिप जब काबू आती है तो इनको किसी ने मना किया था जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए? किसी ने रोका था? They were all in all. किसी ने रोका था? बट ये didn't. ये बोलते थे कानून बन जाता था, ब्रेक ले लें। बोलते थे कानून बनता था और आज भी बनता है। नहीं बोले नहीं बना, ब्रेक ले ले, वापस आके बोलते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी राना अफजल साहब, मैं वही सवाल आपके सामने ले आता हूं कि आप केसेस में फंसे हुए हैं, आपकी क़यादत फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी फंसी हुई है। पीटीआई आपको ऑफर करती है कि आइए इन कवानीन को ठीक करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने भुगता है, अब आइंदा भी लोग भुगतेंगे। इस जिद के साथ तो मुल्क नहीं चलेगा सर, कहीं पे आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो कानून आप नहीं बदल सके, पीपल्स पार्टी नहीं बदल सकी नियतन, या आपको समझ नहीं आई थी उस वक्त, वो अब अगर आपको पीटीआई कहती है कि आइए बैठिए और बदलते हैं, आर यू रेडी? पीटीआई को अपने झमेलों से फुर्सत मिलेगी तो हमें कहेंगे ना, जब पार्लियामेंट के अंदर जब आ जाएंगे कहेंगे तो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह हालात के मुताबिक हम कोऑपरेट। हमने तो आज सर हालात तो अच्छे नहीं लग रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट दी है कि हमने अपने दौर में क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाना था कि ये फंसे हुए हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मस्बत बात है, अगर ये ऑफर आएगी और इसके ऊपर कमेटी बनेगी। सर अपने दौर में आपने नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बावजूद उनको सदर रखने के लिए पार्टी का आपने कानून पास कर दिया। अपने दौर में आपने ऐसे ऐसे अजीब कानून रातों रात पास किए कि हम हैरान ही हो गए, और ये कानून आपसे पास नहीं हुआ। देखिए हम इसलिए उनको सदर लेके आए थे कि हम उनकी नाअहली को तस्लीम नहीं करते, हम समझते हैं ये फ्रॉड था, ये गलत। तो सर आप इस नैब के सिस्टम को तस्लीम करते हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं? इसका रिजल्ट आएगा तो उसके मुताबिक तस्लीम करेंगे। अच्छा, अगर रिजल्ट हक में आ गया तो ठीक है। रोना ये है यार फ्रैंकली, रिजल्ट हक में तब आएगा ना जब ठीक होंगे हम। सर यू ऑलवेज सेड कि नैब का सिस्टम ठीक नहीं है, यू ऑलवेज सेड, आपने हमेशा कहा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन आपने इसको नहीं बदला अनफॉर्चुनेटली। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, सॉरी देखिए इसके ऊपर आज खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिया है कि हम अगर बदलते हैं तो हम पे ये इल्जाम लगता है कि सर बेशुमार कवानीन आपने ऐसे बदले जिनके आप पर इल्जामात लगे। अगर ये बात डिस्कशन में आती है, कमेटी बनती है उसके ऊपर, तो जरूर गौर करेंगे। लेकिन अगर आप देखें जो कमेटी इलेक्शन चोरी होने के ऊपर बनी है, उसके टीओआरस के ऊपर फैसला नहीं हो रहा। ये इन लोगों को सियासत या पाकिस्तान को आगे ले जाना या पाकिस्तान के मामलात को हल करने के लिए इस पार्टी के अंदर ना सब्र है, ना इस पार्टी के अंदर वो कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। ये तो हर चीज से शोर शराबा, आप देखें हाउस के अंदर क्या करते हैं, रोज इनका एक मिनिस्टर आता है, इस किस्म की तकरीरें करता है जिसके ऊपर हाउस के अंदर लड़ाई हो जाती है, हाउस के अंदर हंगामा हो जाता है। तो जन साहब हम ये समझे कि 5 साल ऐसे ही गुजरेंगे और ये लेजिस्लेशन वो नहीं ठीक होगा। देखिए हम तो एक आम मुल्क के शहरी हैं, तो देयर इज नो सोल्यूशन, कोई होप नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, और कारकुनों से बात कर रहे थे, कहते मुझे पता ही नहीं था कि हमारा अदालती निज़ाम इतना ख़राब है, वरना मैं इसको ठीक करता, अब हम उसको ठीक करेंगे। आपके हज़ारों लोग जो हैं गलत मुकदमात में, लाखों लोग, ये गांव ये चले जाए लोग कोर्ट्स में, क्या हाल हो रहा है आपका? जेलों की हालत देखो, आप तो ये रो रहे हैं 2, 3, 4, 5 बंदों को फांसी हो गई और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। हम आज तक अपने कवानीन को ये बदल नहीं सके। दुनिया हम 2018 में बैठे हुए हैं, कवानीन हमारे 1935 के बने हुए हैं, तो आप कैसे कंपेटेबल होगी इसके सारे उसमें? हमारी जो लेजिस्लेशन है इसी को सोच नहीं, तो ठीक नहीं करना,
अच्छा राणा साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कोर्ट्स को भी हमने ठीक करना है, पॉलिटिकल क्लास ने। जब हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट में जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर फैसला करना है, पार्लियामेंट ने जजेस की इंडक्शन के ऊपर फैसला करना है। राणा साहब, तो कौन भागा था? भागा कौन था सिस्टम से? आपको याद है सीओडी में तो यह चीज दर्ज थी, ये भी नून लीग भागी थी। इसाक डार साहब को पूछे ना, रज़ा रब्बानी साहब के पास क्या करने गए? न्यूट्रल ओपिनियन ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल एहतसाब बिल जो है वो टेबल पे पड़ा रहा और वो ये कहते रहे पीएमएलएन कोऑपरेट नहीं कर रही, और पीएमएलएन के दौर में 5 साल वो बिल टेबल ही नहीं हुआ। ये तो है बिल्कुल पढ़ी लिखी बात। अब नदीम अफजल चंद साहब, एक सवाल आपसे भी। हमेशा ताना दिया आपकी लीडरशिप ने और आपकी पार्टी ने कि नून लीग में कोई ऐसा गैरतमंद नहीं है, पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो जाके अपनी क़यादत से पूछे कि ये माल कैसे बनाया, ये आपके बच्चों के पास इतनी जायदादें कैसी आई। तो पीटीआई में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाके खान साहब से कहे कि आपकी बहन ने फ्लैट कैसे बनाए। देखें, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, अलीमा खान के ऊपर केस है, उनको बताना चाहिए, एफबीआर को भी उनको अपना सामने केस लाना चाहिए। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अगर जवाब मांगा है, आपके कोई सब जुडिस केस है, मैं तो इन्हें अदालत कर नहीं सकता सर। बाकी पहले भी साकिब निसार साहब बड़े फॉर्म में है, ऊपर आप लोगों ने लेकिन मैं कहता हूं अगर उनके ऊपर ये जो इल्जामात आए हैं उनको जवाब देना चाहिए। ठीक, मैं एज ए पीटीआई वर्कर उनके इस फेल का जिम्मेदार नहीं हूं, ना मैं उनके लिए खड़ा हूंगा। अच्छा, ये मैं आपको बड़े कैटेगरिकली क्लियर कर रहा हूं। बट इसका एलिगेशन डायरेक्टली क्योंकि इमरान खान के साथ उनको जोड़ा जाता है, तो रिस्पांसिबिलिटी उनके पास एक तो पीटीआई के कोई पोजीशन नहीं है, दूसरा इमरान खान के वजीर आज़म बनने से पहले की हर चीज है। देखिए, तीसरे नंबर पे इसके बावजूद में हुकूमत आपकी थी सर, मेरी बात, मैं इसके बावजूद आप तो इतना शहबाज शरीफ के बारे में या शहबाज शरीफ के फैमिली के बारे में किसी एक के बारे में आप बात कर दें कि फलां का हम जिम्मेदार नहीं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। राणा साहब, ये बात करने को आसान नहीं होता, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूँ कि अलीमा खान साहबा को अपना केस आके फेस करना चाहिए और उसके ऊपर एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर वो गिल्टी फील हो तो मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। इस टॉपिक पे मैं उनको कभी सेकंड नहीं करूंगा। ठीक हो गया जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी, अलीमा खान के मामले पे ये जो राय दी है हमें नदीम अफजल चंद साहब ने कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, पीछे नहीं खड़े होंगे और उनको अपना जवाब देना चाहिए, तो ये तो इतनी तो कम से कम ये तब्दीली है। हमने देखा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी जरूरत नहीं कर रही फिलहाल। देखिए, वो तो सारे सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, वो इस बात पे हमें कि जी हमारे लोगों क्यों पकड़ा हुआ है, उनको क्यों नहीं पकड़ा तो ये भी सपोर्ट नहीं है। एक मैं चीज आपको याद दिला दूं कि कुलसूम नवाज साहिबा के मुबैना तौर पे फ्लैट्स का पता चला, तो एसेट रिकवरी यूनिट जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो बनाया है, उन्होंने नैब को कहा कि रेफरेंस बनाने के लिए उनको दरखास्त, ठीक है, अलीमा खान के फ्लैट्स पे क्यों नहीं भेजी, मैं ये जानना। देखो, अलीमा खान का केस मैं फ्रैंकली मेरी डिटेल में इतना नहीं पता केस क्या है। दो चीजें जो वो बता भी नहीं रहे हमें, कैसे पता जो मीडिया से जो चीज सामने आई है, एक तो शी वाज नेवर ए पब्लिक फिगर, ठीक है जी, उनको मेरा ख्याल है टैक्स के मसाइल उनके जरूर डेफिनेटली होंगे, लेकिन बिकॉज शी वाज नॉट ए पब्लिक अफेयर और कभी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसी डील नहीं की जिससे पता चला कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, अदर देन दी टैक्स जो मेरा ख्याल है क्लियर करने की जरूरत है। इवन दैट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड एक्चुअली, चूंकि उनकी बहन है, हालांकि हम कहते हैं ना कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रही हैं, अगर जो उनकी बहन है, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड गिव ए क्लैरिफिकेशन कि ये इसका इशू है, ये इसका इशू नहीं है। ही शुड मेरा अपना ख्याल है, एक ब्लड रिलेशन है और वो पहले अस्पताल बनाने में उन्होंने हेल्प आउट भी बात की और बहुत सारी चीजों में मदद कर रहे हैं हमारे मुल्क में, और वो कुर्सी लेके इमरान खान नहीं चल रहा है इस चीज को। देखिए, हमारे मजहब में भी हमारे चंदे का पैसा वो इकट्ठा करती थी ये चीज, ये मैं कह नहीं रहा था, वो आ गई ना बात। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक हक बनता है कि वो किसी तरह इसको क्लियर जरूर करें। देखिए, आप मेरे ख्याल में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मेंबर हैं शौकत खानम की, तो यकीनन बोर्ड ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन किया होगा या क्लैरिफिकेशन एफबीआर को दी होगी। तो हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये पूरी कहानी खोल के जब बंदा कोई सियासत करता है ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक को जवाब दे होता है। अगर अलीमा खान सियासत करती होती तो हर बंदे का हक बनता था, लेकिन पब्लिक मनी तो इकट्ठा करने में, लेकिन पब्लिक मनी गवर्नमेंट की मनी नहीं, गवर्नमेंट नहीं पब्लिक मनी का, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है ना। देखिए, जनरल साहब का जो बात है ना, टैक्स के ऊपर मेरा ख्याल है टैक्स रेट बढ़ता है, तो वो बनाए, किसने रोका? चले, और आप जाए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करें। एक नादिर कबूल साहब, एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। हमने देखा कि पीएमएलएन के हालात पतले हुए उनकी क़यादत की गिरफ्तारी पे, यानी ये महसूस किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो हुकूमत में थे या बाहर थे तो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा तवाना होते हैं।
नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का वो खुद मानते रहे हमें नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का वो खुद मानते हैं उनको नुकसान हुआ, तो जरदारी साहब की गिरफ्तारी मुतवक्के है। आपके हालात पतले हो जाएंगे या आपको मजीद तबानाई मिल जाएगी? देखिए जी, आसिफ जरदारी साहब का पिछले दिनों ही एक और चैनल पे इंटरव्यू था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी सियासतदान के लिए ये बड़ी मतलब बहादुरी की बात होती है कि वो जेल इस तरह बहादुरी सर करप्शन में नहीं होती, पहले भी करके दिखाया है। अगर तो वो जेल नहीं करप्शन अगर प्रूव हो जाए ना, अगर उनके खिलाफ करप्शन प्रूफ पहले 11 साल में नहीं हो सके, मुशर्रफ जैसे आमिर के दौर में नहीं हो सकी करप्शन प्रूफ, तो अभी कहाँ से प्रूव होगी? मुराद सईद साहब को शौक तो बड़ा होगा एनआरओ देने का किसी डिक्टेटर की तरह, बट दे हैव टू रियलाइज कि मुशर्रफ के होते हुए आसिफ जरदारी साहब के या फरियाल ठाकुर साहिबा के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं होता। फरियाल ठाकुर साहिबा वॉज द ओनली फीमेल डिस्ट्रिक्ट नाजिम एट दैट टाइम, तो ये बड़ी बात है। अभी भी अगर वो जेल चले जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी नौजवान क़यादत और बीबी शहीद का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 4-5 महीने में जब से इलेक्शन हुए। और सर जो खबरें आ रही है ना, जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक साबित कर ना करदा गुनाहों की सजा गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसकी जद में आ सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, वो यंग की आदत है, उसकी आपकी पार्टी को जरूरत है। नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो जमाने के जब शायद वो 1 साल के होंगे कि जी नहीं जी, ये तो पार्क लेन वाला तो ताजा ही है। जी राणा साहब कोई कमेंट आप करना चाह रहे हैं? तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लग सकता है कि वो पैसे चोरी करके बेटों को दे सकता है, तो इमरान खान पे भी ये इल्जाम लग सकता है कि पैसे चोरी करके अपनी बहन को दे सकता है। लगाएं सर, आपका क्या जवाब है वहां से? वो उन्होंने तो आप पे साफ लगा दिया था ना, और जवाब भी आपसे मांगा था जो आप नहीं दे पाए अदालत में। इनके ऊपर तो केस चल नहीं रहा ना, केस चलना चाहिए कि पैसे सर आपको उतनी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी जितनी उन्होंने आपके खिलाफ की थी। आर यू रेडी फॉर दैट? कौन से पैसे चोरी हुए? आप जाए ना एप्लीकेंट बने, पर आपने कभी शौकत खानों को पैसे दिए नहीं होंगे ना, इसलिए आप एप्लीकेंट नहीं बन रहे। हमने शौकत खानम शुरू कराया था, जी उन्होंने जमीन भी दी थी, खाली पैसे नहीं दिए। नहीं, जमीन सरकार की, जमीन सरकार यहाँ से लेके गई है फैसलाबाद शहर से। तो आप एप्लीकेंट बने, को किसने रोका है राणा साहब? आपको बन गए होंगे लोग। नहीं, आप खुद बने, आप साहब कोई जिम्मेदारी आप लोग भी उठा लें, हो जाएगा काम। खाली बातों से तो नहीं होगा ना। उन्होंने आपके खिलाफ धरने दिए, आपके खिलाफ सड़कें बंद की, आपके खिलाफ रोले डाले, फिर जाके अदालत में केस आया और फिर वो केस आपसे जीते। इमरान आपने थोड़ी हिलचुल करेंगे तो आर्गुमेंट बड़ा गलत हो रहा है हमारा कि जो हमारा बंदा क्यों गया खड़ा होता है, बंदा क्यों नहीं पड़ा उन्होंने, वो क्यों नहीं पड़ा? ये आर्गुमेंट वक्त खत्म हो गया है। लेकिन जनरल साहब ने बड़ी कहते जी आर्गुमेंट इस वक्त ये नहीं हो रहा कि मैं सही हूं, ये हो रहा है कि मैं गलत हूं, तो वो भी तो गलत है, उसको क्यों नहीं पकड़ा? अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।